उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 4 चरणों का चुनाव हो चुका है और 5वें चरण की वोटिंग 27 फरवरी को होनी है। लेकिन उससे ठीक पहले जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख और दशकों से लगातार निर्दलीय विधायक बनते आ रहे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने योगी सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए एक तरह से अपना समर्थन जता दिया। उन्होंने योगी सरकार के कामकाज को पिछली सरकारों से बेहतर बताया है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की ओर से कुंडा में प्रचार और राजा भैया पर निशाना साधे जाने के बाद रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि एक बार फिर उनके विरोधियों की जमानत जब्त हो जाएगी। एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए राजा भैया ने कहा कि सड़क बिजली आदि के मामले में मौजूदा सरकार ने पिछली सरकारों से बेहतर काम किया है। राजा भैया ने कहा कि जहां तक सड़कों के निर्माण, बिजली कनेक्शन देने और नहर की खुदाई आदि की बात है, योगी सरकार ने पिछली सरकारों से बेहतर काम किया है। गौरतलब है कि करीब 2 दशक बाद समाजवादी पार्टी ने राजा भैया के खिलाफ उम्मीदवार उतारा है। सपा ने गुलशन यादव को कुंडा से चुनाव लड़ाया है। वहीं कभी समाजवादी पार्टी की सरकार में शामिल रहे राजा भैया के संबंध अब अखिलेश से खराब हो चुके हैं और हालत यह है कि अखिलेश अब राजा भैया को पहचानने तक से इनकार करते हैं। वहीं कुंडा में जीत के लिए राजनीतिक दलों में प्रतिद्वंद्विता को लेकर राजा भैया ने कहा कि जिस तरह पहले उम्मीदवारों ने अपनी जमानत गंवाई है, इस बार भी वही अंजाम होगा। यूपी विधानसभा चुनाव में 18 सीटों पर चुनाव लड़ रहे जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को लेकर राजा भैया ने कहा कि विधानसभा में 25 साल बिताने के बाद मैंने जनता की मांग पर यह पार्टी बनाई है। हमारे मुख्य उद्देश्यों में किसानों और स्टूडेंट की बेहतरी शामिल है। गौरतलब है कि कुंडा से बीजेपी ने शिव प्रकाश मिश्रा सेनानी की पत्नी सिंधुजा मिश्रा को टिकट दिया है, तो बीएसपी ने मोहम्मद फहीम को उतारा है। यूपी में 4 चरणों की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। अब 5वें, 6ठे और 7वें चरण की वोटिंग 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को होनी है। वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। चुनाव परिणाम आने से पहले ही पंजाब में कांग्रेस ने यह संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि 10 मार्च परिणाम उम्मीदों के मुताबिक आने की संभावना बेहद कम है। इसीलिए पार्टी ने बलि के बकरे की तलाश अभी से शुरू कर दी है और नवजोत सिंह सिद्धू इस योग्य हैं कि उन पर आसानी से हार का ठीकरा फोड़ा जा सके। यही वजह है कि कांग्रेस ने अभी से ही सिद्धू को अलग थलग करना शुरू कर दिया है और कई नेता उनके खिलाफ बयान देने लगे हैं। 2017 में 77 सीटों को जीतकर सरकार बनाने वाली कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में अंतर्कलह से जूझी। परिणाम भले ही कुछ भी आए, लेकिन कांग्रेस का अंतर्कलह कायम ही रहेगा। मतदान के बाद ही कांग्रेस के नेताओं ने सिद्धू के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। अमृतसर के सांसद गुरजीत औजला के बाद अब सुखविंदर रंधावा ने भी कहना शुरू कर दिया है कि चुनाव के दौरान सिद्धू के बोलने की शैली को पार्टी कार्यकर्ताओं ने सही नहीं माना। सुनील जाखड़ भी कह रहे हैं कि पार्टी में अगर बदलाव पहले हुए होते तो अच्छा रहता। जाखड़ का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बार बार यह दोहराया कि हिंदू होने के कारण ही उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। चुनाव के दौरान ही जाखड़ ने सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी थी। खास बात यह है कि 2021 में कांग्रेस ने बेअदबी और ड्रग्स पर सरकार की कारगुजारी का ठीकरा कैप्टन अमरिंदर सिंह के सर पर फोड़ा था। इसके कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि अपनी पार्टी बनाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। कांग्रेस को उम्मीद थी कि कैप्टन के सिर ठीकरा फोड़कर वह लोगों में एंटी इंकम्बेंसी को कम कर सकेंगे। वहीं एससी को मुख्यमंत्री बनाने से भी कांग्रेस को भारी लाभ मिलेगा। एससी मुख्यमंत्री बनाने का लाभ तो कांग्रेस को चुनाव के दौरान मिलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन एंटी इंकम्बेंसी और कांग्रेस की खींचतान का नुकसान भी होता हुआ दिखाई दिया। 2017 तक जिस सिद्धू बाणी को कांग्रेस अपने लिए शुभ मानती थी, 2022 के चुनाव में वह भी अशुभ बन गया। यही कारण है कि पूरे चुनाव के दौरान सिद्धू को पार्टी ने प्रचार के लिए किसी भी सीट पर नहीं भेजा। कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तो मांग की, लेकिन सिद्धू से उन्हें गुरेज किया। मतदान पूर्ण होने के साथ ही कांग्रेस के नेताओं ने अब सिद्धू के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि चुनाव परिणाम से पहले ही कांग्रेस सिद्धू की घेराबंदी कर लेना चाहती है, ताकि अगर परिणाम आशानुरूप न आए तो हार का ठीकरा सिद्धू के सिर पर फोड़ा जा सके। हालांकि सिद्धू कैंप भी इस बात को समझ रहा है। यही कारण है कि सिद्धू के मीडिया सलाहकार ने पार्टी में अनुशासनहीनता का बयान जारी कर दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि पार्टी हाईकमान ने इस संबंध में कुछ नहीं किया। मीडिया सलाहकार ने तो यहां तक आरोप लगाए कि सिद्धू को हराने के लिए कांग्रेस के ही मंत्री और नेताओं ने गुप्त चालें चली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
यूपी विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य की हालत बेहद खराब है और वह हार की कगार पर खड़े हैं। लेकिन उनकी ऐंठन अभी भी कम नहीं हुई है और वह लगातार उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। अब एक बार फिर से मौर्य की जबान बिगड़ी है और उन्होंने भाजपा नेता आरपीएन सिंह को पिद्दी बता दिया है। मौर्य से जब आरपीएन सिंह से जुड़ा एक सवाल पूछा गया तो मौर्य ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा कि किसका नाम ले लिया, मूड खराब हो गया। हालांकि मौर्य भले ही आरपीएन सिंह को पिद्दी बता रहे हों, लेकिन सच तो यह है कि डर कर मौर्य भागे थे, आरपीएन सिंह नहीं। मौर्य हमेशा विधानसभा चुनाव पडरौना से लड़ते थे और अब की बार भी माना जा रहा था कि मौर्य वहीं से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन भाजपा ने पडरौना के महाराजा और कुर्मी जात से आने वाले आरपीएन सिंह को पार्टी में लाकर ऐसा दांव खेला कि मौर्य को अपनी हार का डर सताने लगा और मौर्य फाजिल नगर भाग गए। इसीलिए कोई बातें चाहे जितनी बना लें, पर सच तो यही है कि भागे मौर्य थे, इसीलिए पिद्दी शब्द उनके लिए ज़्यादा मुनासिब है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा के 80-20 के जवाब में कहा कि ये देश को बंटवारे की तरफ ले जाता है, जबकि मौर्य खुद इस बयान को अपने हिसाब से तोड़कर समझा चुके हैं और सवर्णों को लेकर उल्टा ही बयान दे चुके हैं। उन्होंने खुद ही कहा था कि 80-20 का नारा भाजपा का है, जबकि मेरा 85-15 का नारा सामाजिक न्याय का नारा है। तो तब उन्हें बंटवारे की याद आखिर क्यों नहीं आई, जबकि नारा उनका भी बांटता हुआ ही लगता है। वहीं मौर्य कहते हैं कि अब मैं फाजिल नगर विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं क्योंकि मैं खतरों का खिलाड़ी हूं, इसीलिए मैं जंग जीता हूं और जितनी तेजी से खतरे बढ़ते हैं उतना बढ़िया मैं खेलता भी हूं। लेकिन असलियत यह है कि उनकी हालत फाजिल नगर में पडरौना से भी ज़्यादा खराब है। इसका एहसास भी उन्हें 10 मार्च को परिणाम आने के बाद हो जाएगा। वहीं मौर्य से जब आरपीएन सिंह से जुड़ा सवाल पूछा गया तो आरपीएन सिंह का नाम सुनते ही वे भड़क गए और कहा, आपने ऐसा नाम ले लिया जो पिद्दी है, आपने ऐसा नाम लिया कि मजा खराब हो गया। उन्होंने कहा कि राजे रजवाड़े की तुलना आप मुझसे कैसे कर सकते हैं। बहरहाल यूपी में सियासत की जंग जुबानी जंग में बदल चुकी है। अब ये शायद 10 मार्च के बाद ही रुके। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के मुखिया और गाजीपुर की जहुराबाद सीट से चुनाव लड़ रहे ओम प्रकाश राजभर अपने विवादित बयानों की वजह से राजनीतिक हलकों में चर्चा में बने रहते हैं। गाजीपुर के जंगीपुर में चुनाव प्रचार करते हुए राजभर ने एक बार फिर से ऐसा विवादित बयान दिया जो चर्चाओं में आ गया। ओम प्रकाश राजभर ने भाषाई मर्यादा भूलते हुए कहा कि ललका सांड से जनता परेशान है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद सभी सांडों को गोरखपुर हकवाऊंगा। ओम प्रकाश राजभर ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी और योगी के ललका सांड से जनता परेशान है और सबसे ज़्यादा भाजपाई मुझसे परेशान है। सांड को ले जाकर गोरखपुर छोड़ूंगा और बाबा वहीं जाकर शंख बजाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी पर भी तंज कसते हुए राजभर बोले कि ललका सांड का गोबर अब प्रधानमंत्री बेचेंगे, भाजपाई सब पगला गए हैं। गौरतलब है कि कभी भाजपा के साझेदार रहे ओम प्रकाश राजभर गठबंधन तोड़ अब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुके हैं, लेकिन वह लगातार विवादित बयान दे रहे हैं और राजनीति में भाषाई मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। राजभर इससे पहले भी कई उल्टे सीधे बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि योगी मेरी हत्या कराना चाहते हैं, तो वहीं परिवारवाद पर ओपी राजभर ने कहा था कि योगी का परिवार ही नहीं है, वे क्या जाने परिवार का मतलब। वहीं मुख्तार अंसारी को लेकर भी राजभर ने बयान दिया था और कहा था कि मुख्तार अंसारी से मेरा संबंध है, मंत्री रहते 7 बार बांदा और 11 बार रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी से मिला हूं। योगी ने कहा था कि खबरदार जो बांदा गए, मैंने कहा मैं जाऊंगा, हिम्मत नहीं है किसी की बांदा जाने की, पर मैं 1 घंटा जेल में मुख्तार के साथ रहा। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने खुद स्वीकार किया कि वो सदन में भी ऐसे ही थे। उन्होंने कहा कि मैं सदन में सदन की गरिमा को तार तार करता था, सदन में भी सबको जबरदस्ती डांट कर बैठा देता था। उन्होंने कहा कि योगी बाबा भी पगला गए हैं, युवाओं की गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उद्धव सरकार के मंत्री नवाब मलिक को ईडी उठाकर ले गई और इस बात की भनक ना तो सीएम ठाकरे को लगी और ना ही शरद पवार को। इस बात से शरद पवार बेहद नाराज हैं। शरद पवार ही नहीं, एनसीपी कोटे के सारे बड़े मंत्री इसका ठीकरा खुफिया विभाग के ढीले ढाले तंत्र पर फोड़ रहे हैं। नवाब मलिक को गिरफ्तार करने के लिए सीआरपीएफ का बड़ा मूवमेंट हो गया और महाराष्ट्र का खुफिया विभाग सोता रहा। कई मंत्रियों ने और खुद शरद पवार ने गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल को अपनी नाराजगी से अवगत कराया है। बात सिर्फ खुफिया विभाग की ही नहीं है, बल्कि उद्धव ठाकरे ब्यूरोक्रेसी में भी बड़ा बदलाव करना चाहते हैं। शरद पवार और नाना पटोले इसी सबके साथ मंत्रिमंडल में भी फेरबदल करना चाहते हैं ताकि सरकार की सूरत को झाड़ पोंछ कर चमकाया जा सके। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी चाहते हैं कि राज्य की नौकरशाही में ऐसे अफसरों को तैनात किया जाए जो केंद्रीय जांच एजेंसियों के मूवमेंट के बराबर मूवमेंट कर सकें। महाराष्ट्र में पिछले 2 बार से सीएस यानी मुख्य सचिव का पेंच फंसता आ रहा है। वर्तमान मुख्य सचिव देवाशीष चटर्जी का कार्यकाल 28 फरवरी को खत्म हो रहा है। देवाशीष चटर्जी को
उस वक्त अचानक राज्य के मुख्य सचिव का कार्यभार अतिरिक्त तौर पर रात में दिया गया, जब दिसंबर में तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे के एक्सटेंशन की फाइल अप्रूव होकर दिल्ली से नहीं लौटी थी। इसके बाद देवाशीष चटर्जी को मुख्य सचिव पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई और उनके रिटायरमेंट के 2 हफ्ते पहले ही उनको आधिकारिक तौर पर मुख्य सचिव की पूरी जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद सत्ता के गलियारे में चर्चा चलने लगी कि देवाशीष को कम से कम 3 महीने का सेवा विस्तार और दिया जाएगा। हालांकि मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि देवाशीष चटर्जी को सेवा विस्तार दिए जाने की फाइल अब तक दिल्ली भेजी ही नहीं गई है, यानी 28 फरवरी के बाद राज्य की ब्यूरोक्रेसी में बदलाव तय माना जा रहा है। वैसे भी देवाशीष चटर्जी का पहले ही महाराष्ट्र एपीलेट ट्रिब्यूनल मेट के लिए सिलेक्शन हो चुका है। सवाल यह है कि अगर देवाशीष मुख्य सचिव नहीं रहेंगे तो नया मुख्य सचिव कौन बनेगा। फिलहाल 3 नाम चल रहे हैं, जिसमें मनु कुमार श्रीवास्तव, सुजाता सौनिक और तीसरा उनके पति मनोज सौनिक का है। इन तीनों में सबसे सीनियर मनु कुमार श्रीवास्तव हैं। दरअसल मुख्य सचिव की नियुक्ति के मामले में ठाकरे सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि डीजीपी संजय पांडे के मामले में वह अदालत से फटकार खा चुकी है। या तो बात हुई ब्यूरोक्रेसी की, दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले बार बार सरकार में फेरबदल की बात कर रहे हैं। यह बात अलग है कि पटोले की घोषणाओं को कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरह के हालात इन दिनों बने हुए हैं उसे देखते हुए यदि नवाब मलिक को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ता है तो कांग्रेस के बहाने ही शरद पवार और उद्धव ठाकरे अगर राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल करवा लें तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कहा जा रहा है कि शरद पवार की इच्छा जयंत पाटिल को गृह मंत्री बनाने की है, लेकिन अजीत पवार की वजह से यह संभव नहीं हो पा रहा है। हालांकि बदली हुई परिस्थिति में हो सकता है कि अजीत पवार भी इसके लिए राजी हो जाएं। इधर आगामी महानगर पालिकाओं के चुनाव के हिसाब से भी सरकार द्वारा प्रशासनिक ढांचे में फेरबदल करना तय माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि मार्च में प्रशासनिक ढांचे में बड़ा फेरबदल संभव है। जल्द ही सीनियर ब्यूरोक्रेट के तौर पर वंदना कृष्णा और जयश्री बनर्जी भी रिटायर होनी है। साथ ही मार्च में बीएमसी के चुनाव होने तक प्रशासक बनाया जाना है। एमएसआरडीसी के चेयरमैन राधेश्याम जायसवाल का भी कार्यकाल 28 फरवरी को खत्म हो रहा है। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी सीएम योगी के नेतृत्व में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है, वहीं विपक्षियों के हर दांव को पल भर में ही चित भी कर रही है। चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो या अखिलेश यादव, भाजपा इन सभी को इनके हर दांव पर मुंह तोड़ जवाब दे रही है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव को तो भाजपा ने कई मौकों पर चौंकाया है। ताजा मामले में भाजपा ने एक बार फिर से अखिलेश यादव को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर चल क्या रहा है। दरअसल भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी कुछ दिनों पहले ही अखिलेश यादव से मिले थे और तभी से ये कहा जा रहा था कि मयंक भाजपा से नाराज हैं और वो सपा में शामिल हो सकते हैं। वहीं यह भी कहा जा रहा था कि अगर मयंक सपा में शामिल होते हैं तो उनकी मां सांसद रीता बहुगुणा जोशी भी सपा में चली जाएंगी, क्योंकि बेटे को टिकट ना मिलने से रीता बहुगुणा जोशी नाराज बताई जा रही थी। रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ कैंट से मयंक के लिए टिकट मांग रही थी, लेकिन अब रीता बहुगुणा जोशी का रुख फिर से बदल गया है और इसी को चुनावी जानकार भाजपा का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। रीता बहुगुणा जोशी ने भाजपा पर फिर से भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि जो भी चुनाव में उतरता है वो इसी भ्रम से उतरता है कि मुझे जीतना है, लेकिन भाजपा का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें यूपी की जनता ने अपना विश्वास दिखाया है। हर क्षेत्र हर वर्ग के लिए योगी सरकार ने काम किया है और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को वोट देगी। उनके इस बयान के बाद अखिलेश यादव जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर मयंक उनसे मिलने क्यों आए थे, क्योंकि रीता के बयान से यही लगता है कि भाजपा को छोड़कर वो कहीं नहीं जा रही। वहीं अखिलेश यादव तो मयंक जोशी से मिलने की फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर कर चुके हैं। मतलब वो पूरी तरह आश्वस्त थे कि मयंक जोशी तो पार्टी में आएंगे ही, साथ ही बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में रीता बहुगुणा जोशी भी सपा ज्वाइन करेंगी। लेकिन आखिर में अखिलेश के साथ खेला हो गया और वो मुंह बाए सिर्फ रास्ता तक रहे हैं, लेकिन उस रास्ते पर आएगा शायद कोई नहीं। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया। देर से ही सही, लेकिन आखिरकार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव भी चुनाव प्रचार में उतर आई हैं। लेकिन चुनाव प्रचार में आते ही उन्होंने ऐसा विवादित बयान दिया है कि भाजपा अब हमलावर है। डिंपल यादव ने सिराथू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ के कपड़ों को लेकर विवाद पैदा करने वाला बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि यह जो मौजूदा सरकार है डबल इंजन की सरकार है। बताइए कि जंग का रंग कौन सा होता है? जब लोहे में जंग लग जाती है तब उसका रंग क्या होता है? मुझे लगता है कि जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। डिंपल के इस बयान के बाद बीजेपी भड़क गई और जमकर पलटवार किया। डिंपल यादव के बयान पर बीजेपी ने कहा कि जिस भगवे का अपमान सपा नेता कर रही हैं वो सनातन धर्म व तप, त्याग और बलिदान का प्रतीक है।
महलों में रहने वाले परिवारवादियों को एक भगवाधारी से सिर्फ इसलिए इतनी नफरत है कि वो 25 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं। एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए भगवा का अपमान नहीं सहेगा यूपी। गौरतलब है कि शुरुआती 3 चरणों में डिंपल यादव के प्रचार न करने से सपा समर्थक हैरान थे, पर अब मैदान में आते ही उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिस पर विवाद भड़क उठा है। डिंपल यादव सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ लड़ रही पल्लवी पटेल के लिए चुनाव प्रचार कर रही थी। सिराथू से समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी की ओर से गठबंधन उम्मीदवार के रूप में पल्लवी पटेल चुनाव लड़ रही हैं। पल्लवी पटेल अनुप्रिया पटेल की बहन है। अनुप्रिया पटेल के धड़े वाला अपना दल का भाजपा से गठबंधन है। बहरहाल डिंपल के इस विवादित बयान का असर बड़ा हो सकता है और भाजपा अभी से इसे सनातन धर्म और उसके भगवा रंग से जोड़ रही है। माना जा रहा है कि भाजपा आगे के तीनों चरणों में इसे बड़ा मुद्दा बना सकती है। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।